नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आंध्र प्रदेश पीएससी का 2021 का जो पेपर था उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर हम 40 तक चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका वीडियो ग्रुप में अपलोडेड है, यहीं चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप अपना रिएक्शन भी दिया करिए, ताकि हमें भी पता चले कि कोई समस्या तो नहीं है, या कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी बता सकते हैं, ताकि उसमें उसके हिसाब से परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश पीसीएस के पेपर की चर्चा कर रहे हैं। ये पेपर ऑलरेडी आपको नेट से मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। उसी पेपर पे हम क्वेश्चन नंबर 21 से चालू कर रहे हैं। ये आज 18वीं क्लास है ना। यह जो क्लास देख रहे हैं आप, 18वीं क्लास है। इसके पहले हम बहुत सारे पेपर डिस्कशन कर चुके हैं 17 क्लासेस में, जो कि ऑलरेडी आपके यही चैनल पर अपलोडेड है। चालू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क। जब मिल्क का या दूध का पास्चुराइजेशन किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। जैसे पहले में दिया हुआ ईस्ट, मोल्ड और सम वेजिटेटिव बैक्टीरिया। दूसरा दिया हुआ है स्टेफ्लोकोकस थर्मोफाइलस एंड बैसिलस सेरेस। चौथा दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और चौथा दिया हुआ स्पीसीज ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम एंड माइक्रोकॉकस। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ईस्ट, मोल्ड एंड सम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ दी बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो पास्चुराइजेशन किया जाता है इन जनरल, है ना, ये जनरली कितने में होता है? आपको 63 से 72 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलता है। कितने में? 63 से 72 डिग्री सेल्सियस में। क्या कारण होता है इसका? इसका कारण होता है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू किल पैथोजेंस, टू विच कैन स्पॉइल और ना और कॉज स्पॉइल और डिस्ट्रॉय आवर प्रोडक्ट, है ना। तो उनको हम मारने के लिए क्या करते हैं? उन पैथोजेंस को, उन माइक्रोजेंस को किल करने के लिए हम क्या करते हैं? पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इसमें क्या क्या खत्म हो सकता है? तो हमने एक कहा कि ईस्ट खत्म हो सकता है ना। दूसरा मोल्ड्स खत्म हो सकते हैं। तीसरा वेजिटेटिव बैक्टीरिया खत्म हो सकते हैं। अब ये वेजिटेटिव जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, ये जो वेजिटेटिव या सक्रिय कोशिकाएं रहती हैं, ये कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे उदाहरण के लिए बात करें कि क्या यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये इतने नाम, इनमें से कोई सा भी है? तो इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन यहाँ फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो क्या है इसके अलावा? तो इसके अलावा क्या हो सकता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोसेला स्पीसीज के बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना, साल्मोनेला स्पीसीज के हो सकते हैं, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस हो सकते हैं, और पैथोजेनिक स्ट्रेन सच एज इकोलाई, है ना, क्या हो सकता है? इकोलाई हो सकता है। तो वेजिटेटिव स्पीसीज के अंतर्गत ये आ जाते हैं। इसके अलावा ईस्ट आता है, और क्या आता है? मोल्ड आता है। ठीक है, चलो 22nd क्वेश्चन। सरफेस स्लाइम, है ना, विस्कर्स, स्टिकनेस एंड चेंजेस इन अ कलर ऑफ अ पिगमेंट आर सम ऑफ द साइन ऑफ द स्पॉयलेज टिपिकली सीन इन, है ना। कोई एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है इनमें से, इन चारों में से, जिसको यदि खराब हो गया है तो पहचानेंगे कैसे, है ना। जैसे दूध खराब हो जाता है, उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं पहचानने के। आपके रसोई में रखा पका हुआ खाना खराब हो गया तो उसके कुछ इंडिकेटर है पहचानने के, है ना। तो ऐसे ही ये जो इंडिकेटर हैं, क्या क्या इंडिकेटर है? जो वो है सतह है होती है फूड प्रोडक्ट की, वो कैसी हो जाएगी? स्लाइम हो जाएगी, कीचड़ युक्त हो जाएगी, है ना, मतलब सड़ जाएगी एग्जैक्टली। इसके अलावा फिस्कर्स आ जाएंगे, है ना, कुछ वहाँ पे रेसे आ जाएंगे, चिपचिपापन आ जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा। ये किसके एग्जैक्टली सिग्नेचर्स माने जाते हैं ना? तो ये सभी के सभी दरअसल किसके सिग्नेचर्स हैं? मीट के खराब होने के। मांस आपका क्या हो चुका है? स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है। कैसे पता करेंगे? तो पता करने के तरीके यही हैं। मांस के खराब होने के यहाँ पे मैंने क्या किए, कुछ इंडिकेटर्स लिस्ट आउट किए हुए हैं। जैसे सरफेस स्लाइम हो गया, जो आपके ऑप्शन में था, विस्कर्स हो गया, स्टिकीनेस हो गया, डिसकलरेशन हो गया। तो चार आपके ऑप्शन वही क्वेश्चन में थे। इसके अलावा क्या हो सकता है? ऑफ ऑर्डर, है ना, उसकी जो सुगंध है वो बदल जाएगी, मतलब बदबू में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा किसी प्रकार कोई गैस प्रोड्यूस हो सकती है, CO2 वगैरह। टेक्सचर जो है वो बदल जाएगा। टेक्सचर क्या होता है? जो सतह में छूने पर एक फीलिंग आती है ना, वो फील बदल जाएगा, है ना। इसके अलावा मोल्ड ग्रोथ हो सकती है, किसी प्रकार का वहाँ पे फफूंद जन्म ले सकता है। और क्या हो सकता है? अनप्लीजेंट टेस्ट आएगा, खाने पर भी क्या आएगा? स्वाद अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मांस के खराब होने के क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है,
अगला कि स्पीसीज ऑफ सेराटिया कैन ग्रो इन अ मिल्क एंड चेंज द कलर टू, है ना। जो सेराटिया स्पीसीज के बैक्टीरिया रहते हैं वो मिल्क में ग्रो कर सकते हैं, चलो यहाँ तक बात सही है, लेकिन वो कोई इम्पैक्ट लेकर के आएंगे, वो इम्पैक्ट आएगा कलर में। अब ये कलर किस में चेंज हो सकता है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन हमारे क्या है, ग्रीन, रेड, ब्राउन, ब्लू, है ना। तो सेराटिया स्पीसीज के द्वारा यदि कलरेशन में चेंज लाया जाता है तो क्या कलर हो सकता है, रेड कलर। कौन सा, रेड कलर, है ना। ये सेराटिया स्पीसीज में क्या प्राइमरली कौन होता है, तो सेराटिया स्पीसीज में प्राइमरली क्या होता है, मार्सेसेंस होता है। क्या आता है, मार्सेसेंस इज अ सीरीज ऑफ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, है ना। अभी ऊपर बात करी ना, क्या है, बैक्टीरिया है। कल एक क्वेश्चन लगाया था कि सबसे ज़्यादा कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड प्रोडक्ट को प्रभावित करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाई दो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रकार के हैं जो हमारे फूड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक क्या था, फंगस था, और दूसरा क्या था, बैक्टीरिया था। दूसरा क्या था, बैक्टीरिया था, ठीक है। तो ये हमने कल ही देखा हुआ था। उसी बैक्टीरिया में से यहाँ पर एक क्या है, लिखा हुआ है सेराटा मर्सडेंसिस, है ना। ये क्या करता है, मिल्क के कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है ना। और वो मिल्क का कलर चेंज होकर के क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। इस मिल्क में रेड पिगमेंटेशन के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोडिजियोसिन कहते हैं, ना। क्या कहते हैं, प्रोडिजियोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोडिजियोसिन कहा जाता है। किस चीज़ को, डेवलपमेंट ऑफ रेड कलर को, है ना। किस में, हमारे मिल्क में, ड्यू टू व्हाट, सेरेटिया मर्सेसेंस, है ना। अब यहाँ पर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सेरेटिया स्पीसीज काम करती है उसी प्रकार से और भी ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं। प्राइमरली बैक्टीरिया काम करते हैं जो दूध के रंग को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें सूडोमोनास सिंसिनिया, ये सूडोमोनास जो सिंसिनिया रहता है हमारे दूध को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। यदि हम बात करें सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की, तो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस हमारे दूध के रंग को क्या कर देता है, हरा पीला कर देता है ना। कैसा कर देता है, हरा पीला कर देता है, ठीक है। जैसे ही यदि हम बात करें क्लोस्ट्रो क्लेडोस्पोरियम की, किसकी, क्लेडोस्पोरियम स्पीसीज की, तो क्लेडोस्पोरियम क्या कर देता है, हमारे दूध में ब्लैक स्पॉट ला देता है। क्या ला देता है, दूध में काले धब्बे ला देता है। ये दूध में जो काले धब्बे होते हैं, है ना, ये जो दूध में, जो दूध में काले धब्बे होते हैं वह किसकी वजह से आते हैं, एक फफूंद की वजह से। वो फफूंद फफूंद क्या होता है, फंगस क्या होता है, क्लेडोस्पोरियम होता है ना। क्या होता है, क्लेडोस्पोरियम, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 24th क्वेश्चन कहता है सूडोमोनास प्यूट्रिफेसियंस, है ना। देखो इतने सारे बैक्टीरिया वगैरह क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, और एक पूरा बैक्टीरिया वगैरह कहानी आपके यूनिट 2 में दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है आपके यूनिट 2 में, ठीक है। खैर, तो सूडोमोनास प्यूट्रिफेसियंस कैन ग्रो इन अ बटर एंड स्पॉइल इट बाय डेवलपिंग अ स्वेटी फीट ऑर्डर एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड, है ना। जो सूडोमोनास प्यूट्रिफेसियस रहता है वो मक्खन में वृद्धि करके पसीने जैसी बदबू विकसित करता है और उसे खराब कर देता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैसे उदाहरण की अभी हम बात करें, पीछे क्वेश्चन हमने देखा कि सेरेटिया मर्सेंस जो रहता है वो दूध में लाल कलर विकसित करता है और दूध को खराब कर देता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं प्रोडिजियोसिन। क्या कहते हैं, प्रोडिजियोसिन। उसी प्रकार से ऑलमोस्ट क्वेश्चन ये भी है कि यदि इस प्रकार से यदि सूडोमोनास प्यूट्रिफेसियंस क्या करता है, हमारे दूध को हमारे बटर को स्पॉइल करता है, तो एक बदबू विकसित होती है पसीने वाली, ठीक है। अब वो बदबू जो होती है उस चीज़ को क्या कहा जाता है ना, रेबिटो, बार्नी ऑर्डर, या फिर टेलुनेस, या फिर आ जाता है फिशिनेस, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ को क्या कहा जाता है, रेबिटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेबिटो, ठीक है। ये जो पसीने जैसी बदबू आती है ना, ये जो पसीने जैसी बदबू आती है, दरअसल ये बदबू किसके सिमिलर होती है, ऐसी उसके सिमिलर होती है, जैसे समझो कि तुम्हारे पास एक क्या है, रेबिट है, क्या है, खरगोश है। रेबिट क्या होता है, खरगोश होता है ना दादू, ठीक है। तो रेबिट है, खरगोश है, उसको तुम सूंघोगे उसी प्रकार की बदबू आएगी, ठीक है। तो हमने उसको क्या बोल दिया, रेबिटो ऑर्डर, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया उसको हमने, रेबिटो ऑर्डर बोल दिया। रेबिटो ऑर्डर, ठीक है, बोलता है क्या, रेबिटो ऑर्डर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, किसके कारण होता है, सीडोमोनास प्यूट्रिफेसियंस के कारण। किसके कारण, सीडोमोनास प्यूट्रिफेसियंस के कारण। किस में होता है, बटर में। किस में होता है, बटर में, ठीक है। खरगोश जैसे जानवर की गंध आती है, ये अनप्लीजेंट होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है, स्वेटी होती है। स्वेटी मतलब पसीने जैसी। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइकोटॉक्सिन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइकोटॉक्सिन है, ठीक है। ये कई बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और पीछे इनके क्वेश्चन लगा चुके हैं। यदि आपने पूरी लिस्ट याद कर ली होगी तो आपको क्वेश्चन बनेगा, नहीं की होगी तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, ठीक है। पहला है फ्यूरोकोमेरिन्स, दूसरा है ग्लूकोसियोनोलेट्स, तीसरा है फिमोनिसिन्स, और चौथा है हमारा चेकोनिन, है ना। निम्नलिखित में से
राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो माइकोटॉक्सिन सारा टॉक्सिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दो बातें यहाँ पे मिल गई हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और कैसे होते हैं, किस नेचर के होते हैं? इंटॉक्सिकेशन कॉज करते हैं, या मतलब टॉक्सिन्स होते हैं ना, क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। ये कौन प्रोड्यूस करता है? कुछ मोल्ड्स या फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? कुछ मोल्ड्स या फंजाई इसको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। यदि हमारे फूड में ये आ जाए, है ना, यदि ये माइकोटॉक्सिन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स और फंजाई, यदि हमारे फूड में आ जाए तो हमारे फूड को क्या कर देते हैं? जहरीला बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? पॉइजनस बना देते हैं, ठीक है। अब वापस से कि हमारा राइट आंसर क्या है, तो हमारा राइट आंसर है फिमोनिसिस, है ना, क्या है? फिमोनिसिस, है ना, फिमोनिसिस हमारा राइट आंसर है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो माइकोटॉक्सिन्स रहते हैं ना, ये क्या होते हैं? हीट स्टेबल होते हैं। समझो कि तुम्हारे फूड में कोई माइकोटॉक्सिन आ गया, तुम चाहो कि तुम खाने पकाओगे, गर्म करोगे, तो ये माइकोटॉक्सिन खत्म हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि वो हीट स्टेबल नहीं है ना, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि माइकोटॉक्सिन्स हीट स्टेबल होते हैं, वह तापमान बढ़ाने पर डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और है ना, कुकिंग डजंट डिस्ट्रॉय देम, मतलब तापमान बढ़ाओगे, खाना खाने का तापमान बढ़ाओगे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तुम्हारे खाने में बने रहेंगे, ठीक है। और बहुत ही कम क्वांटिटी इनकी क्या होती है? हमारे लिए घातक होती है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इनकी नहीं चाहिए होती है हमको नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि आप प्रॉपर हैंडलिंग इम्प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं ना, आप प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं करते, इसलिए क्या होते हैं? बनते हैं। इसमें जो माइकोटॉक्सिन रहता है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है माइकोटॉक्सिन का? अल्फा टॉक्सिन M1, है ना। अल्फा टॉक्सिन M1 ये कहाँ पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है अल्फा टॉक्सिन M1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब यहाँ पर हमारा वो दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, आप वापस से आएंगे तो क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइकोटॉक्सिन। तो ये माइकोटॉक्सिन्स की पूरी यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में से आप अपने आंसर को यदि क्या करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? फ्यूमोनिसिन मिल रहा है। यही हमारा क्या था? आंसर था। ये कहाँ पाया जाता है? मक्के में प्राइमरली पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है, ठीक है। अफ्लाटॉक्सिन की बात करी हमने, अफ्लाटॉक्सिन ऊपर बात करी थी M1, है ना। जैसे अफ्लाटॉक्सिन जो होता है M1 वो प्राइमरली कहाँ पाया जाता है? मक्के में पाया जाता, सॉरी किस में पाया जाता है? मिल्क में। किस में? मिल्क में पाया जाता है। फिमोनिसिन किस में पाया जाता है? मेज में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। पोर्टिलिन किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है। उसमें प्राइमरली फ्रूट क्या है? सिर्फ और सिर्फ एप्पल। कौन सा? एप्पल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हैजार्ड फाउंड इन अ फूड, ठीक है। फूड्स में जो प्राइमरी हजार्ड पाया जाता है, हाँ, फूड्स में जो प्राइमरी हजार्ड पाया जाता है वो क्या होता है? बायोलॉजिकल हजार्ड होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल हजार्ड होता है। ये किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। किसके कारण? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्राइमरली दो होते हैं। कौन से? फंगस होता है एक, है ना। फंगस में भी कौन सा? प्राइमरली ईस्ट। इसके अलावा क्या होता है कैटेगरी दूसरी? बैक्टीरिया। कौन सी दूसरी कैटेगरी होती है? बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो रहता है, वायरस रहता है, पैरासाइट रहता है ना, फंजाई रहता है, ये प्राइमरली क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं, और किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई ये प्रॉब्लम हमारे उसमें फूड प्रोडक्ट में खड़ा करते हैं, और उसको क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? बायोलॉजिकल है ना। इसके अलावा ऑप्शन में क्या थे? ऑप्शन में था एलर्जिक, है ना, एलर्जेनिक, केमिकल, फिजिकल। देखो केमिकल और फिजिकल क्या होते हैं? ये जानबूझ करके, है ना, डिलिबरेटली किया जाने वाला काम होता है केमिकल और फिजिकल वाला, है ना। केमिकल और फिजिकल डिलिबरेटली किया जाता है, क्योंकि आपने समझो लाल मिर्च में क्या कर दिया? ईंट का बुरादा कूट के डाल दिया, आप जानबूझ के कर रहे हैं ना, तो खुद से नहीं होगा। लेकिन बायोलॉजिकल जो रहता है वो खुद से हो जाता है। आपने कहीं अपने फूड को ओपन में रख दिया, हो गया, फंगस लग गई उसमें, ठीक है। तो ये खुद से हो जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा उसमें रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो 27th क्वेश्चन, प्रिजर्वेटिव्स परमिटेड इन अ सर्टेन डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। जो डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव को क्या किया जाता है? अलाउ किया जाता है विथ सर्टेन लिमिट, है ना, विथ सर्टेन लिमिट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि समझो ये एक्स प्रिजर्वेटिव है, तो इसको लिख दिया गया कि यह 200 ppm से ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए अभी बात करें, ठीक है, यह 200 ppm से ज़्यादा अलाउ नहीं है, बट अलाउड तो है, बट विथ सर्टेन लिमिट। बट यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि प्रिजर्वेटिव्स परमिटेड इन सर्टेन डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऐसा कौन सा जिसको अलाउ ही नहीं किया जाता? ऐसा कौन सा है जिसको अलाउ ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा है? सॉर्बिक एसिड, सॉरी, ये कौन सा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड मिल्क, है ना। कौन सा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड मिल्क। H2O2 को कभी भी अलाउ
नहीं किया गया है ना, H2O2 को लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी जितने भी हैं, सॉर्बिक एसिड जिसको आप सॉर्बेट भी कह सकते हैं, सॉर्बेट कहेंगे तो सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा। सॉल्ट जैसे उदाहरण के लिए पोटेशियम सॉर्बेट हो गया, क्या हो गया, पोटेशियम सॉर्बेट हो गया। इसको कहाँ यूज किया जाता है, कॉटेज चीज में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, कॉटेज चीज हो गया, चेदार हो गया, उसमें यूज किया जाता है। प्रोसेस चीज जितनी रहती है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड हो गया, उसको योगर्ट और फ्लेवर्ड मिल्क में यूज करते हैं। शुगर हो गया, उसको जनरली यूज किया ही जाता है, आपके घरों में भी यूज किया जाता होगा, बट कभी भी H2O2 का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा अदर देन दोज लिस्ट है ना, अदर देन द मेंशन इन दी ऑप्शंस, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट हो गया, उसको यूज कर सकते हैं। पोटेशियम सॉर्बेट हमने ऊपर देख लिया था। सॉल्ट और ऑयल का भी यूज उसी तरीके से किया जाता है जैसे आप किसका यूज करते हैं, जैसे आप यूज करते हैं किसका, शुगर का, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें आप किसी प्रकार कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पास्चराइज मिल्क हो गया, फ्रेश क्रीम हो गई, दही हो गया, इनमें किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया जाता, इसीलिए इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है बमुश्किल 1 से 2 दिन की होती है। कितनी होती है, 1 से 2 दिन की, ठीक है। बस इनको कोल्ड टेम्परेचर में रखना होता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूट्रिएंट्स बाइंड्स टू आयरन, जिंक एंड कैल्शियम एंड एडवर्सली अफेक्ट देयर बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है कि आपने कोई चीज़ कितनी कंज्यूम करी और उस कंज्यूम किए हुए पोर्शन में से कितना पोर्शन आपके शरीर में अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट होगा, देन एब्जॉर्ब होगा, देन वो मेटाबॉलिज्म में जाएगा। तो कितना पोर्शन एग्जैक्टली एब्जॉर्ब हुआ, इस चीज का जो डिफरेंस रहता है, यदि कम है तो हम बोलते हैं कि बायोलिटी क्या है, कम है। यदि एब्जॉर्ब वाला क्वांटिटी ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि बायोलिटी ज्यादा है। लेकिन अभी हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा इसमें से कंपाउंड है जो आयरन, जिंक और कैल्शियम के साथ बाउंड होकर के उनकी एब्जॉर्बिलिटी को खत्म कर देता है और बायोलिटी को कम कर देता है। तो कौन सा इसमें से कंपाउंड है, पहला जो ऑप्शन हमारा आता है इसमें वो आता है मायो आइनोसिटॉल हेक्साफॉस्फेट, दूसरा है प्रोटीएज इनहिबिटर, तीसरा है टेट्राहाइड्रो लिप्स्टैटिन और चौथा है ग्लाइकोसिनोलेट्स, ठीक है। तो आयरन, जिंक और कैल्शियम के साथ बाउंड होने वाला जो है वो कौन है, मायो इनोसिटॉल हेक्साफॉस्फेट है ना। मायो इनोसिटॉल हेक्साफॉस्फेट क्या है एग्जैक्टली, बाइंड होता है, ठीक है। ये बाइंड होता है और क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, ठीक। चलो, तो ये क्या हो गया, एंटी न्यूट्रेंट हो गया, किसका, आयरन, जिंक और कैल्शियम का, ठीक है। किसका, आयरन, जिंक और कैल्शियम का। इसी प्रकार से एंटी न्यूट्रेंट की एक लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है आपको, ठीक है। ये वाला इनमें से ये जो फाइलेट है ये ऑलरेडी मैंने क्लास में ही यहीं पर लेक्चर नंबर शायद 9-10 के आसपास कहीं होगा, देखिएगा मिल जाएगा। फाइटिक एसिड का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। वो भी एंटी न्यूट्रेंट है, फाइटिक एसिड भी एंटी न्यूट्रेंट है ना, उसको हमने पढ़ा हुआ है। होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स और नट्स जो रहते हैं ये उनमें क्या रहता है, पाया जाता है। और ये किसके, आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम को लिए क्या करता है, एंटी न्यूट्रेंट का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्जेलेट्स की बात करें तो कैल्शियम और आयरन आयरन के एंटी न्यूट्रेंट हैं। टैनिन्स की बात करें तो आयरन और प्रोटीन के हैं। लेक्टिन्स की बात करें तो वो प्रोटीन और इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स के हैं, है ना। इसके अलावा सेपनिन्स की बात करें तो आयरन, जिंक के हैं। और सबके सोर्सेज भी क्या रहते हैं, अलग अलग देखने को मिलते हैं ना। सबके सोर्सेज भी क्या रहते हैं, अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर है ये 2 बार हम इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 बार लगा चुके हैं। फाइटिक एसिड 1 बार लगाया हमने, ट्रिप्सिन इनहिबिटर 2 बार लगाया हुआ है। ये लगातार अलग अलग पेपर्स में रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन में। किसके लिए इनहिबिटर काम करता है, प्रोटीन के लिए। किसके लिए, प्रोटीन के लिए इनहिबिटर का काम करता है, ठीक है। ग्लूकोसिनोलेट्स हो गया, है ना, गोइट्रोजेंस हो गया, थायमिनेज हो गया, ये विटामिन B1 के लिए क्या करेगा, इनहिबिटर का काम करेगा। पॉलीफिनॉल्स हो गया, आयरन के लिए इनहिबिटर का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, एजास्पिरेसिड है ना, एजास्पिरेसिड पॉइजन इज अ टॉक्सिन फाउंड इन, है ना। अभी एजास्पिरेसिड पॉइजन निम्नलिखित में से किस माइकोटॉक्सिन में पाया जाता है। एजास्पिरेसिड जो पॉइजन है वो दरअसल एक ऑफिशियल या वैज्ञानिक या नाम हो गया, है ना। तो वो दरअसल निम्नलिखित में से किस टॉक्सिन में हमारा पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यदि आप जाएँगे तो यहाँ से आपको उसका सोर्स बताना है। वो सोर्स या तो एनिमल हो सकता है या क्या हो सकता है, फूड हो सकता है ना। या तो क्या हो सकता है, एनिमल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, फूड हो सकता है। यदि अभी हम बात करें जैसे उदाहरण के लिए शेलफिश की, है ना, किसकी बात करें, शेलफिश की। तो शेलफिश में क्या पाया जाता है, एजास्पिरेसिड पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, एजास्पिरेसिड पाया जाता है, जो कि एक माइकोटॉक्सिन के तौर पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है। ये उसी प्रकार से है
ये उसी प्रकार से है जैसे अफ्लाटॉक्सिन अलग अलग जगहों पे पाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बोटुलिनियम जो टॉक्सिन रहता है वो कैंड फूड्स में प्राइमरली पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कैंड फूड में पाया जाता है, जो पैक होकर के केन में फूड आता है ना, टिन केन में आता है, उसमें जो पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेफ्लोकोकल एंटेरोटॉक्सिन हो गया, है ना, वो डेयरी मीट और बेकरी आइटम्स में पाया जाता है। सीगा टॉक्सिन हो गया, है ना, वो अंडर कुक्ड मीट में पाया जाता है। सीगा टॉक्सिन किस में पाया जाता है? अंडर कुक्ड मीट में, है ना, जो मांस आपने अच्छे से नहीं पकाया उसमें टॉक्सिन डेवलप होगा। कौन सा टॉक्सिन डेवलप होगा? सीगा टॉक्सिन डेवलप होगा। किसमें? सीगा टॉक्सिन। उससे जो डिजीज होगी हम उसको क्या बोलते हैं? सिगेला बोलते हैं, सिगेलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सिगेलाइसिस बोलते हैं। ये पढ़ाया हुआ है सिगेलाइसिस, शायद परसों की क्लास में इसको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक। हिस्टामिन का क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है पहले भी, और आज के पेपर में भी इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। आज के पेपर में या कल के में देख लेंगे उसको, ठीक है। अगला है फसाई हैज सेट रेगुलेशंस विच स्पेसिफाई परमिशिबल लिमिट्स फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजेनिक एमाइंस फाउंड इन अ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। लिटरली क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिश और फिश प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एमाइन पाया जा रहा है। इस ऊपर की बात का कोई मतलब खास बैठता नहीं है, ठीक है। यदि हमको ये पता है कि फिश और फिश अमाइंस में, फिश और फिश प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एमाइन पाया जाता है, ठीक है। ऊपर अभी हमने बात करी थी, है ना, ऊपर अभी हमने बात करी थी किसकी? हिस्टामाइन की, है ना। किसकी बात करी थी? हिस्टामाइन की। हिस्टामाइन कहाँ पाया जाता है? इम्प्रॉपरली स्टोर्ड फिश में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इम्प्रॉपरली स्टोर्ड फिश में पाया जाता है। कैसी फिश? जैसे टूना फिश हो गई, मैक्रल फिश हो गई। खाया तो हो नहीं मैं कभी, बट होती होंगी, स्वादिष्ट होती होंगी, ठीक है। फिश यदि प्रॉपरली वो नहीं की गई, रेफ्रिजरेट नहीं की गई है, तो ये हिस्टामाइन क्या हो सकता है? डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या है? हिस्टामाइन है, ठीक है। अब आपको इतना सारा नहीं पता, अब आपको इतना सारा नहीं पता, फिर भी आपको आंसर पता है। कैसे पता है भाई? क्या कह रहा है? फिश एंड फिश प्रोडक्ट में क्या पाया जाता है? एमाइन पाया जाता है। अरे वो खुद बता रहा है क्या पाया जाता है? एमाइन बताया जाता है। अब देखो इनमें से किसमें एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, सिर्फ इसके अलावा किसमें एमाइन ग्रुप लगा हुआ है बता दीजिए, ठीक है। ना इसमें लगा है एमाइन ग्रुप, ना इसमें लगा है, ना इसमें लगा है, मतलब किसमें? बी में लगा हुआ। तो राइट आंसर भी क्या है हमारा? हिस्टामाइन ही है। राइट आंसर भी क्या है? हिस्टामाइन ही है। हिस्टामाइन के अलावा, है ना, हिस्टामाइन के अलावा जो बायोजेनिक परमिशन लिमिट के साथ है एफएसएसआई की लिस्ट में, वो क्या है? टैरामाइन है। क्या है? टैरामाइन। हिस्टामाइन के लिए क्या किया गया? डिक्लेरेशन लगाया गया है। क्या डिक्लेरेशन लगाया? 100 ppm का। लेकिन टैरामाइन के लिए इस प्रकार कोई डिक्लेरेशन या परमिशन लिमिट तय नहीं की गई है, बट दोनों उसमें पाए जाते हैं। दोनों ही क्या है? अमाइन है। दोनों ही क्या है? अमाइन है, ठीक है। अगला, द लोकल नेम फॉर गार्सिनिया इंडिका अ ड्राइड सॉर फ्रूट रिच इन एंथ्रोसाइनिन इज, है ना, जो गार्सिनिया इंडिका रहता है नामक एंथ्रोसाइनिन युक्त खट्टे सूखे फल का स्थानीय नाम क्या है, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से यदि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं रात में खाना खाते हुए हुए, है ना, तो पता होगा कि क्या है कि जब भेड़े साहब क्या करते हैं, बाधुई भाभी क्या करती हैं, अपने पड़ोसियों को अपने घर में बुलाती हैं, तो हमेशा एक चीज ऑफर करती हैं। क्या है? कोकम शरबत। क्या है? कोकम शरबत ऑफर करती हूँ। क्या ऑफर करती हैं? कोकम शरबत। राइट आंसर भी क्या है बाबू? कोकम शरबत, कोकम सॉरी, है ना, कोकम। अब ये कोकम कहाँ पाया जाता है? प्राइमरली ये पाया जाता है 3 राज्यों के उसमें पाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। लेकिन प्रमुख कहाँ मिलेगा? गोवा में। प्रमुखता कहाँ मिलेगा? गोवा में, कोंकण क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ पे? कोकम। कोकम भी कहाँ से निकलता है? कोंकण क्षेत्र से। कोंकण क्षेत्र विस्तृत है काफी, वो महाराष्ट्र में भी थोड़ा हिस्सा है, कर्नाटक में भी थोड़ा हिस्सा है, बहुत सारा हिस्सा कहाँ पे? गोवा में है, ठीक है। तो कोकम, गार्सिनिया इंडिका, ठीक है। क्या पाए जाते हैं इसमें? एंथ्रोसाइनिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं इसमें? एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। आंवला की बात करें, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, भारतीय जो स्पीसीज रहती है उसका नाम क्या है? एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, है ना। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, और विटामिन सी क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। बेल की बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं? एगल मार्मेलस मार्मिलियोस बोलते हैं। ये सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में आपको प्राइमरली देखने को मिलेगा। गर्मी के सीजन में इसका शरबत बना करके पिया जाता है, जिसमें टेनिन्स और पेक्टिन पाए जाते हैं। पेक्टिन का क्वेश्चन हमने कल ही लगाया था, ठीक है। तो ये आपको कुछ प्रमुख नाम दिए हुए हैं, है ना। ये आपको नाम पता होने चाहिए उनके ऑफिशियल नेम के साथ। जैसे नीम क्या है? एजाटेरेक्टा इंडिका है। महुआ क्या है? मडुका लॉन्गिफोलिया है। जामुन क्या है? सीजियम क्यूमिनी है। बेर की बात करें, जिजिफस मोरिटियाना है ना। सहजन की बात करें तो मोरिंगा ओलिफेरा है, जिसकी आप कढ़ी वगैरह में यूज कर लेते हैं। करेले की बात करें तो मोमोर्डिका चेरेंटिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मोमोर्डिका चेरेंटिका की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है? चेरेटिन पाया जाता है। इसलिए उसको प्रिफर किया जाता है काय के लिए? एंटी डायबिटिक इस मेडिसिन के तौर पे उसको प्रिफर किया जाता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिएगा इस लिस्ट को आप बाबू, है ना, ये पूरी लिस्ट है। अगला आता है ड्राइड मिल्क पाउडर एंड स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क डार्कन ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज। यदि आप क्या करते हैं, ड्राइड जो मिल्क पाउडर रहता है और कंडेंस्ड मिल्क रहता है, यदि आप इनको क्या करते हैं लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, तो ये डार्क हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, धब्बेदार हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, कौन सी रिएक्शन एग्जैक्टली हो रही है ना? मिलार्ड ब्राउनिंग, हम पांचवी से छठवीं बार इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं ना, किसको लगा रहे हैं? मिलार्ड ब्राउनिंग को हम पांचवी से छठवीं बार इस क्वेश्चन को इस सीरीज में अभी तक 18वीं सीरीज में हम लगा चुके हैं। ठीक है, पता होना चाहिए मिलार्ड ब्राउनिंग क्या है, हर बार इसको मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए व्हाट इज द राइट आंसर? तो मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क, बेक्ड जो गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब में क्या होता है? ब्राउनिंग होती है। ब्राउनिंग का मतलब क्या होता है? भूरापन। क्या होता है? भूरापन। ये जो डार्क हुआ वो डार्क हुआ क्यों? भूरापन आ गया। क्या आ गया उसमें? भूरापन आ गया। तो वो एक दरअसल कौन सी रिएक्शन हुई थी? मिलार्ड रिएक्शन हुई थी, है ना? मिलार्ड रिएक्शन। मिलार्ड रिएक्शन किन के बीच में होती है? रिड्यूसिंग शुगर और अमाइनो एसिड के बीच में। किसके बीच में? रिड्यूसिंग शुगर और अमाइनो एसिड के बीच में रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और रिएक्शंस दी हुई है। कार्बोनाइजेशन हमने पिछली क्लास में ही देखा हुआ था शायद, है ना? कार्बोनाइजेशन क्या होता है, लिपिड ऑक्सीडेशन क्या है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या है, तो एक बार आप इसको देख लेंगे। अभी हम उसमें डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। रेंसिडिटी क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, सिनर्जेसिस क्या है ना? तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। अगला आता है हमारा इसमें, वो है कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स आर लॉस्ट टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट बाय, है ना? जो कैरोटिनॉइड वर्णक होता है काफ़ी हद तक किस कारण नष्ट हो जाता है, किस प्रक्रिया से, किस वजह से वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला है नॉर्मल कुकिंग ऑफ अ फूड, दूसरा एक्सपोजर टू एयर ऑक्सीडेशन, तीसरा है कुकिंग फूड इन अ माइल्डली एसिडिक मीडियम, चौथा है लीचिंग इनटू अ कुकिंग लिकर। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज एक्सपोजर टू एयर और ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि यदि आप अपने क्या करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को, यदि आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं खुली हवा में रखते हैं, खुली हवा में रखेंगे, तो कैरोटिनॉइड्स क्या कर जाएंगे? रिएक्शन कर जाएंगे। किससे? एयर से। और उस एयर के साथ संपर्क में आने की वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, है ना? और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है? उनका पिगमेंट लॉस्ट हो जाता है। पिगमेंट उन प्रोडक्ट्स का क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कौन सा पिगमेंट? कैरोटिनॉइड। कौन सा? कैरोटिनॉइड पिगमेंट उनका क्या हो जाता है? वर्णक खत्म हो जाता है। ठीक है, ये अब कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टूवर्ड्स हीट, सेंसिटिव टूवर्ड्स यूवी रेज दैट मीन्स लाइट, और सेंसिटिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन। और आपने जब खुली हवा में रख दिया तो ऑक्सीजन के भी संपर्क में आ गया और लाइट के भी संपर्क में आ गया, और इन सब की प्रक्रिया वजह से क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैरोटिनॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, है ना? फूड्स रिच इन कैरोटिनॉइड्स आर, कैरेट हो गया, गाजर, है ना? उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन क्या है? प्रिकर्सर है। क्या है? किसका प्रिकर्सर? विटामिन ए का प्रिकर्सर है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बिटमर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बिटमर भी बोल सकते हैं। टोमेटो में लाइकोपीन में पाया जाता है ना? कौन सा इसमें पिगमेंट लाइकोपीन हो गया, है ना? तो वो आपको ध्यान में रखना है। मैंगो हो गया, उसमें बीटा क्रिप्टोजेंथिन पाया जाता है। इसके अलावा पालक हो गई, स्पिनाच, उसमें लुटेइन और जियाजेंथिन पाया जाता है। ठीक है, और पपाया, पपीता में भी ये पाया जाता है। ठीक, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंट्रीब्यूट टू द एस्ट्रिंजेंट टेस्ट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? निम्नलिखित में से कौन ऐसा वो है ऑप्शन है जो फूड प्रोडक्ट्स के एस्ट्रिंजेंट टेस्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट के उत्तरदायी नहीं माना जाता है? ठीक है, तो पहला है टैनिन्स, दूसरा है कैटेचिन्स, तीसरा है जियाजेंथिन, और चौथा है ल्यूकोएंथोसाइनेंस, है ना? दूसरा क्या है हमारा? ल्यूकोएंथोसाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पिनाच। एक्सप्लेनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कई लोग कमेंट बॉक्स में रो रहे थे कि भाई एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। मत रोया करो भाई, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, है ना? देखो, अब तुमको एक क्वेश्चन आगे दिया, उस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। मैं क्या बता रहा हूँ? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। स्पिनाच में एक पिगमेंट पाया जाता है। स्पिनाच में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? जियाजेंथिन। पिगमेंट किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? कलर के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंट्रीब्यूट टू द एस्ट्रिंजेंट टेस्ट? ऊपर किसकी बात हो रही थी? कलर की। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? टेस्ट पूछा जा रहा है, स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? नहीं पूछा गया ना, कौन उत्तरदायी नहीं है? वो ऑप्शन दे क्या है? जियाजेंथिन। क्या दे दिया गया ऑप्शन? जियाजेंथिन। स्पेलिंग ऊपर गलत है, ठीक है, तो उसको सुधार लेना। जियाजेंथिन ऑप्शन में दे दिया गया तुमको। अब तुमको पता है एक्सप्लेनेशन से कि जियाजेंथिन काहे के लिए उत्तरदायी है? कलर के लिए, ना काहे के लिए? टेस्ट के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जियाजेंथिन हो जाएगा। तो इस तरीके
तरीके से आंसर को भी क्या करना है, ढूंढना है एक्सप्लेनेशन की मदद से, ठीक है। तो रोया मत करो कमेंट में। अगला टेनिन्स हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट प्रोवाइड की गई है प्लांट कंपाउंड्स की और उनके कैरेक्टर्स को लेकर के, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए टेनिन्स की बात करें, टेनिन्स क्या होते हैं, पॉलीफिनॉल प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटी न्यूट्रेंट होता है। अब पॉलीफिनॉल ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, जैसे अभी वापस से अब नहीं जाते हैं ना, बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो पॉलीफिनॉल अभी जस्ट ऊपर बताया था, पॉलीफिनॉल अभी जस्ट ऊपर बताया था, है ना। तो वो हमने देखा था। ऐसे ही कैटेसिस में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल होता है ना। इसके अलावा जियाजेंथिन की बात करें तो कैरोटीनॉइड होते हैं, जेंथोफाइल पाया जाता है उनमें, ठीक है। और उनके सबके यहाँ पे भी टेस्ट क्या है, मेंशन है। तो ये पूरी एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप जरूर इसको पढ़ें, ठीक ठीक है। तो चलो, हमने बात किस चीज़ की कर रहे थे, जैसे हम बात कर रहे थे एस्ट्रिंजेंट टेस्ट की, है ना। यहाँ पे भी एस्ट्रिंजेंट है, टेनिन में भी, कैटेचिन में भी एस्ट्रिंजेंट है। और हमारा जो लिकोएंथ्रासाइन था उसमें भी एस्ट्रिंजेंट है। हमारा जो आंसर था वो क्या था, जियाजेंथिन, उसका टेस्ट न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। प्राइमरीली वो काहे के लिए उत्तरदायी है, कलर के लिए, ना कि काहे के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी येलो ऑरेंज पिगमेंटेशन के लिए सामान्यतः उत्तरदायी होता है। अगला, वेयर ऑन द टंग इज अ सोर टेस्ट डिटेक्टेड, ठीक है। जीभ के कई हिस्से होते हैं, जीभ का अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, है ना। तो और साइड का भी भाग होता है। तो निम्नलिखित में से किस हिस्से पर सोर या खट्टा टेस्ट क्या किया जाता है, फील किया जाता है जीभ में, ठीक है। तो हम जीभ के अलग अलग हिस्सों को लेकर के बात करें तो जो हमारे जीभ के साइड्स रहते हैं ना, हमारे जीभ के जो साइड्स रहते हैं, किनारे जो हिस्से रहते हैं, उनमें क्या किया जाता है, खट्टापन महसूस किया जाता है। क्या महसूस किया जाता है, खट्टापन महसूस किया जाता है, ठीक है। अब फ्रंट की बात करें तो उसमें मीठा स्वाद आता है, साइड्स में फ्रंट, है ना। आप समझो तुम्हारा जीभ का अगला हिस्सा है, उसमें तो मीठा स्वाद आ गया, लेकिन अगले हिस्से के दोनों साइड, अगले हिस्से के दोनों साइड कैसा आता है, सॉल्टी आता है, नमकीन। और यदि आप उसी जीभ के पिछले हिस्से में जाएंगे और उस पिछले हिस्से में आपको कैसा टेस्ट आएगा, बीटर टेस्ट आएगा, कड़वा। और उसी पिछले हिस्से के दोनों साइड में कैसा टेस्ट आएगा, सोर। ऑप्शन में क्या था, साइड्स बस लिखा हुआ था, तो कैसा टेस्ट हो गया, सोर, खट्टा हो गया, ठीक है। वो खट्टा टेस्ट कहाँ से आता है, लेमन, टेमरिंड, विनेगर। ये टेमरिंड क्या होता है भाई, इमली, है ना, कैसे, इमली से आता है, ठीक है। सेंटर की बात करें, जीभ के सेंटर हिस्से की, तो वहाँ पे कैसा आता है, शेवरी या उमामी टेस्ट आता है ना, जिसमें टमाटर, मशरूम, चीज़, सोया सॉस, इन सब के टेस्ट फील किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 36, विच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी पर्सनल फैसिलिटीज एंड टॉयलेट्स, ठीक है। कि जो वो रहता है, फूड ऑपरेशंस की जगह रहती है जहाँ पे खाना बनता है और पूरी प्रक्रिया चलती है, उसके संबंध में कुछ गाइडलाइंस बनी हुई हैं। अब उन गाइडलाइन के संबंध में आपसे क्वेश्चन है कि कर्मचारियों की सुविधाओं और शौचालयों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा एक कथन गलत लिखा हुआ है। पहला, कि फूड शुड बी कंज्यूम्ड इन द रेस्ट रूम बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज जो होंगे वो खाना कहाँ खाएंगे, रेस्ट रूम में खाएंगे। दूसरा, आराम करने वाले कक्ष में। दूसरा, सेपरेट लॉकर रूम शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ मेन एंड अ वुमेन फॉर चेंजिंग, बिल्कुल, कपड़े बदलने के लिए, अन्य कामों के लिए लॉकर रूम दिया जाएगा। इसके अलावा हाइजीन, कर्मचारियों की स्वच्छता और आवश्यकताओं के को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा आदर्श रूप से प्रत्येक 15 से 20 कर्मचारियों के लिए हैंड वॉश बेसिन बनाया जाएगा। बस सब कुछ सही लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट छोड़ करके, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, देयर फूड शुड बी कंज्यूम्ड इन द रेस्ट रूम। नो, रेस्ट रूम में रेस्ट किया जाएगा, फूड कंजम्पशन के लिए अलग रूम दिया जाएगा। फूड कंजम्पशन के लिए क्या किया जाएगा, अलग रूम दिया जाएगा, रेस्ट रूम में सिर्फ रेस्ट किया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिस ऑफ एफएसएसएआई के शेड्यूल 4 में। हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिस जो है एफएसएसएआई की, उसके शेड्यूल 4 में बात लिखी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। क्या बात लिखी हुई इसमें, कि फूड शुडंट बी कंज्यूम्ड इन रेस्ट रूम्स एंड और अ फूड प्रोसेसिंग एरिया, देयर शुड बी अ डेजिग्नेटेड ईटिंग एरिया। एक सेपरेट रूम दिया जाएगा जहां पे बैठ के खाना खाओगे, रेस्ट रूम में खाना नहीं खाओगे, प्रोसेसिंग वाले एरिया में खाना नहीं खाओगे, रेस्ट रूम में रेस्ट करोगे, ठीक है। ये गाइडलाइंस हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये हमने जो इनकरेक्ट था उसको यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल्स हैज लो स्मोक पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन से तेल का जो स्मोक पॉइंट है वो सबसे कम है, कनोला ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल और पीनट ऑयल। सबसे पहले, व्हाट इज smoke point, a temperature at which the oil starts to smoke and break down. Beyond this point, oil produces toxic compound and of flavors. कि एक ऐसा तापमान जिसमें आप तेल को यदि गर्म करेंगे तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या होने लग जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या होने लग जाएगा, ऑयल स्मोकिंग करेगा, धुआं देगा
और क्या कर लेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम तेल चढ़ाओ सरसों का कढ़ाई में और तेल को गर्म करो। लगभग तेल जब गर्म हो जाएगा 1 मिनट बाद, फुल आंच में रखोगे, तेल जब गर्म हो जाएगा तो तेल से एक धुआं निकलने लग जाएगा, सरसों के तेल से। तो वो जब जिस पॉइंट पे धुआं निकलने लग गया, हम उसको बोलते हैं स्मोक पॉइंट है ये। क्योंकि वहां से क्या हुआ, तेल ब्रेक डाउन होने लग गया, बॉन्ड उसके क्या होने लग गए, ब्रेक डाउन होने लग गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, अभी हम क्वेश्चन पे लौटते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल हैज लो स्मोक पॉइंट। निम्नलिखित में किसका स्मोक पॉइंट सबसे कम है, तो वो है अनरिफाइंड फ्लैक्सीड ऑयल का। किसका, अनरिफाइंड फ्लैक्सीड ऑयल का। बाकी एक लिस्ट और दी हुई है, बटर का, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का, अनरिफाइंड सीसम ऑयल का, वॉलनट का, ये सब का दिया हुआ है। लेकिन सबसे कम किसका है, फ्लैक्सीड ऑयल, तिल के तेल का। ठीक है, अगला 38 क्वेश्चन, एज पर द रेगुलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल। यदि आप क्या करते हैं, अपने फूड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, कच्चा माल लेकर के आ रहे हैं, तो उसके लिए गाइडलाइन होती है। तो उस गाइडलाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट गलत है। परचेस शुड बी मेड ओनली फ्रॉम द रिलायबल एंड नोन डीलर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड फॉर द सेम। दूसरा है कि एवरी सप्लायर शुड सबमिट अ वारंटी इन फॉर्म ई। इसके अलावा ऑल रॉ मटेरियल रिसीव्ड शुड बी चेक्ड थॉरली। इसके अलावा रिसीविंग टेम्परेचर फॉर अ पोटेंशियली हाई रिस्क फूड शुडंट बी एट बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। सब स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं एक्सेप्ट चौथा, ये भी सही लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती कर दी गई है। 5 डिग्री सेल्सियस कितना होना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस, ना कि 10। तो रिसीविंग टेम्परेचर फॉर अ पोटेंशियली हाई रिस्क फूड शुड बी एट और बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, नॉट 10। तो राइट आंसर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस। यदि हाई रिस्क का पोटेंशियली हजार्डस सब्सटेंस है तो 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम के तापमान में उस फूड को रिसीव करना है, उससे कम, उससे ज्यादा में नहीं। अगला, द टेम्परेचर रेंज इन विच मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ग्रो बेस्ट इन अवर फूड डेंजर जोन इज, है ना। पूछा जा रहा है कि यदि आपने एक खाना रख दिया तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर रेंज है जहां पर ये जो खाना है उसके खराब होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। वो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, डेंजर जोन बोलते हैं। डेंजर जोन क्यों, क्योंकि इस टेम्परेचर पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी ही होगी, पैथोजेंस उसमें ग्रो करेंगे ही करेंगे, फंगस बैक्टीरिया उसमें आएगा ही आएगा। कौन सी वो रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है वो, 5 डिग्री सेल्सियस से 63 डिग्री सेल्सियस की। 5 डिग्री सेल्सियस से 63 डिग्री सेल्सियस की। 5 के नीचे फ्रीजर में रखोगे कोई समस्या नहीं है, 63 के ऊपर तापमान गया तब भी तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच की जो रेंज है वह उसके लिए, वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होती है, ग्रोथ के लिए अच्छी रेंज होती है। उनको भी लगता है कि यार अच्छा तापमान है, मजा आएगा, अभी अपन वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो बिलो 5 क्या होता है, रेफ्रिजरेशन हो रहा है तो वो डेंजर नहीं है। एबव 63 क्या होता है, हॉट होल्डिंग हो रही है, कुकिंग हो रही है, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ पे, 5 से 30 के बीच में ही है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा इसमें आता है कि ब्लास्ट फ्रीजिंग इज प्रेफर्ड टू स्लो फ्रीजिंग बिकॉज। ब्लास्ट फ्रीजिंग और स्लो फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, समझ लो कि किसी चीज को तुम फ्रीज कर रहे हो, तो फ्रीज करने के लिए क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन जाएगा, या फिर क्या होगा, अचानक से डाउन चला जाएगा। तो यदि अचानक से टेम्परेचर तुम कम कर रहे हो, मतलब 15 से या 17 से टेम्परेचर कहाँ पहुंचा दिया तुमने अचानक से 1 में, ये क्या हो गया, ब्लास्ट फ्रीजिंग हो गया। स्लो फ्रीजिंग की धीरे धीरे टेम्परेचर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ब्लास्ट फ्रीजिंग को प्रीफर किया जाता है स्लो फ्रीजिंग के कंपेयर में, क्यों। पहला कि फूड फ्रीजेस ग्रेजुअली इन दी ब्लास्ट, इन अ ब्लास्ट ऑफ कोल्ड एयर। भाई ग्रेजुअली तो किस में होगा, स्लो में होगा ना, ब्लास्ट में थोड़े ना होगा। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे उसमें होगा जिसमें स्लो स्लो चलोगे। यदि अचानक से, ब्लास्ट मतलब अचानक से कर दिया, तो अचानक से में ग्रेजुअली थोड़े ना होगा। पहला, दूसरा कि लार्ज आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन अ फूड, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तीसरा, ब्लास्ट फ्रोजन फूड कैन बी स्टोर्ड इनडेफिनेटली इन अ रेफ्रिजरेटर। चाहे ब्लास्ट से हो चाहे स्लो से हो, दोनों को ही आप इनडेफिनेटली स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबकी सेल्फ लाइफ रहेगी। तीसरा, चौथा, वेरी स्मॉल आइस क्रिस्टल्स फॉर्म इन अ फ्रोजन फूड। क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि क्रिस्टल सबसे कम बनते हैं। क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि आइस क्रिस्टल सबसे कम बनते हैं किसमें, ब्लास्ट फ्रीज में, एज कंपेयर टू दी स्लो फ्रीज। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ठीक है, ब्लास्ट फ्रीज।
सॉरी डी है ना, डी हमारा राइट आंसर है, जिसमें हमने कहा कि वेरी स्मॉल आइस क्रिस्टल्स फॉर्म इन अ फ्रोजन फूड। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक की चर्चा करी। आज की इस क्लास को हम यहाँ पे बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।